ब्रेक के बाद विधान परिषद चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद, और इससे जीत कहें या प्रचंड जीत के बाद एमएलसी चुनाव में बीजेपी का परचम साफ तौर पर लहराया और 33 सीटों पर बीजेपी को विजय हासिल हुई। और इस प्रचंड जीत को लेकर के 3 सीटों पर बीजेपी का हालांकि बिगड़ा है गेम। इस पर भी हम बात करेंगे कि जीत पर आखिर कहां पर ब्रेक लग गया, खास करके अगर वाराणसी में बात करें तो। लेकिन हमारे साथ ब्रजेश शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। ब्रजेश जी नमस्कार, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। इस जीत और हार को लेकर के आपने भी देखा होगा सुबह से जब नतीजे आने शुरू हो गए, इस पूरी कवायद के बीच बीजेपी वर्सेस ऑल पार्टीज, अब विपक्ष को किस तरीके से अब रणनीति बदलने की कहीं ना कहीं जरूरत है और बीजेपी की जीत के क्या संदेश है, खास करके अगर 2024 के परिप्रेक्ष्य में मैं समझूंगा आपसे। ब्रजेश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आप पूछिए मुझसे सवाल। जी जी, मेरा सवाल बस यही है, बीजेपी वर्सेस ऑल पार्टीज अब किस तरीके से 2024 के परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे हैं और इस हार जीत को लेकर के विपक्ष को भी किस तरीके की रणनीति पर मंथन करने की जरूरत है, आत्ममंथन पर जरूरत है? जी देखिए आलोक जी, ये चुनाव भी बड़े प्रबंधन के होते हैं। जिस ढंग से समाजवादी पार्टी हारी है और कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी पहले ही मैदान छोड़ दिया है, उससे साफ होता है कि इनके अंदर कोई प्रबंधन नहीं था। इस चुनाव को लड़ने के लिए पहले से इन्होंने हार मान ली थी और आप देखिए 9 लोग पहले ही निर्विरोध हो गए थे। और इसके बाद आप देखिए कि जो वोट मिले हैं, इनके 2 प्रत्याशी सिर्फ ऐसे हैं जो 1000 वोट से ज़्यादा पाए हैं। इसका मतलब ये है कि जो पिछले 6 सालों में काम करना चाहिए था वो काम नहीं हुआ, लोगों से संपर्क नहीं था, चुनाव के पहले ही इन्होंने मैदान छोड़ दिया था। और उससे बड़ी बात यह है कि जहां जो लड़ने वाले थे वो लड़े। आप देखिए वहां का आजमगढ़ का, आप देखिए प्रतापगढ़ का, आप देखिए बनारस का। ऐसा आप नहीं कह सकते कि साहब हम लड़ने नहीं दिया। लड़ने देना और रणनीति से लड़ना ये अलग अलग चीजें हैं। जो लोग रणनीति से लड़े उन्होंने टक्कर दी, वो वोट भी पाए, और जो लोग नहीं लड़े पहले ही मैदान छोड़ दिया, उनका परिणाम ये हुआ कि बुरी तरह हारे। जहां तक 2024 का सवाल है, 2024 जो है विपक्ष के लिए और कठिन होता जा रहा है, क्योंकि तभी आप अपने कैडर को सक्रिय कर सकते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर सकते हैं, जब बाकायदा मैदान में युद्ध करते दिखें जी और संघर्ष करते दिखें। जी बिल्कुल, संघर्ष की बात की और आपने एक बहुत अच्छी बात कही ब्रजेश जी कि लड़ना और एक रणनीति से लड़ना। परविंदर जी से इस सवाल का जवाब लेता हूं। देखिए ब्रजेश जी वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने कहा लड़ना और रणनीति से लड़ना, तो आपको लगता है कि वाकई में कहीं ना कहीं वो रणनीति जो बनाई वो कामयाब नहीं हो पाई? परविंदर जी, अब रणनीति में बदलाव की जरूरत है आने वाले अभी चुनावों में। पहले तो मैं ब्रजेश सर को बहुत प्रणाम कहूँगा। इट्स हैड बिन ऑनर फॉर मी, आपके सामने बैठने का मुझे मौका मिला यहाँ भारत समाचार में। ब्रजेश सर ने बहुत सही बात कही कि हमारी रणनीति में कहीं ना कहीं कमी रही, और हमें इसे मानना भी चाहिए कि हमारी रणनीति में कहीं कमी रही, जब तो आज हम विपक्ष में हैं। मैं इसे खुले दिल से एक्सेप्ट करता हूँ, जो सर ने बात कही मैं उसे बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन आप ये कहें कि हम लड़े ठीक से नहीं। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा के सामने, एनडीए के सामने अगर कोई मजबूती से लड़ा है तो वो अखिलेश यादव जी हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं अखिलेश यादव जी की बात कहना चाहता हूं कि वो चाहते तो दिल्ली में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, लेकिन वो नेता विपक्ष बन के उन्होंने योगी जी को साफ साफ मैसेज देने का काम किया कि मैं नेता विपक्ष बन के जो भी जनता के मुद्दे होंगे मैं विधानसभा के अंदर लड़ाई लड़ने का काम, किसानों की, मजदूरों की, किसानों की बात करने का काम विधानसभा के अंदर करूंगा। जो भी लोगों के मुद्दे होंगे, चाहे वो महंगाई से लेकर बेरोजगारी का मुद्दा हो, समाजवादी पार्टी सदन के अंदर और सदन के बाहर उसे मजबूती से लड़ने का काम करेगी। साहब हम लोग कहीं पीछे नहीं भाग रहे हैं। और एमएलसी के चुनाव में चाहे भले ही नतीजे अच्छे ना आए हो लोग जी, लेकिन लड़े समाजवादी पार्टी के लोग ही हैं एनडीए के सामने। और आप ये कहना बंद कर दीजिए कि बीजेपी वर्सेस ऑल पार्टी। सर ऐसा नहीं है। एनडीए के साथ भी बहुत सारी पार्टियां हैं जो गठबंधन में, बीजेपी अकेला नहीं है। पहले तो आप ये अकेला कहना छोड़ दीजिए।
ठीक है। आपकी सलाह मैंने मान ली और आप भी रणनीति में बदलाव कीजिए और आप ये ईवीएम का रोना भी छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए दोनों में अपने अपने में कुछ बदलाव जरूर लाएंगे तो हो सकता है एक बड़ा परिवर्तन आएगा, मेरे सवालों में भी परिवर्तन आएगा और आपके जवाब में भी परिवर्तन आएगा। ओपी सिंह जी, आपकी मुस्कुराहट बता रही है, लेकिन मैं तमाम सारे सवालों को लेकर के जब मैं मंथन की बात कर रहा हूं, जब मैं रणनीति की बात कर रहा हूं, वाराणसी में क्यों जीत में ब्रेक लग गया? देखिए, पहली चीज तो एक विजय सिंह ने जो रणनीति की बात कही, हाँ, वो सब पार्टियों पर लागू होता है, सारी पार्टियों पर, क्योंकि चुनाव जीतने का सबसे बड़ा कारण होता है रणनीति और रणनीति का। अगर हमारी रणनीति ठीक है तो हम निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। और आपको मैं बता दूं कि यह जो हमको भारी सफलता मिली है, पिछले 6 महीने से हमारे नेता से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता ये दोनों लगे हुए थे इस चुनाव को जीतने के लिए। और आज ये चुनाव समाप्त हुआ, कल से हम 2024 का चुनाव की तैयारी शुरू कर दे रहे हैं और 2024 का भी परिणाम पूरा देश देखेगा, पूरा विश्व देखेगा, ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़। आपने कहा वाराणसी का चुनाव हम हार गए, हम जो है स्नातक में भी वाराणसी का 1 सीट हार गए थे। कहीं न कहीं जब भी चुनाव होता है निर्दलियों की भी भूमिका होती है, निर्दलीय भी कहीं न कहीं जीतते हैं। हर चुनाव का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, सपा बसपा कांग्रेस। तो अगर हम 3 सीट हारे हैं, नहीं वो सवाल मैंने इसलिए पूछा। चलिए इस सवाल के जवाब में जरा एपी तिवारी सर से ले लेता हूं कि सुदामा पटेल जी के समर्थन में खबर आ रही थी कि कोई भी वहां पर उनके प्रचार के लिए नहीं गया। सर इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा। एपी तिवारी जी, देखिए आलोक जी, मेरा आकलन है कि कहीं न कहीं बीजेपी को भी रणनीतिक तौर पर हम कमज़ोर पाते हैं। प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, क्या वहाँ ये आकलन बीजेपी नहीं कर पाई कि बीजेपी का जो अभ्यर्थी है उम्मीदवार, उसको आधारमूलक समर्थन प्राप्त नहीं है, उसको जो निचले स्तर का समर्थन कह सकते हैं, ग्रास रूट का उसे समर्थन प्राप्त नहीं है। असेसमेंट में कहीं न कहीं भूल हुई। आजमगढ़ को ले लें तो यशवंत सिंह को हटाया गया इसी आधार पर कि उनके बेटे ने कंटेस्ट किया निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। अब आकलन कहीं न कहीं बीजेपी के पार्ट पर गलत तो हो गया ना। एक तरफ तो यशवंत सिंह को हटाया गया, चूक हुई है, कहीं चूक हुई। अब जहाँ तक प्रतापगढ़ सीट का सवाल है, वहाँ पर जनसत्ता दल के कैंडिडेट को सफलता मिली है। तो मेरा कुल मिलाकर लेकिन ये कहेंगे टेकन एज ए होल, जिसको कह सकते हैं, पूरे प्रसंग को साथ रखें, पूरे संदर्भ को, तो ये जो 3 सीटें बीजेपी को सीधे नहीं मिली हैं, क्या ये विपक्षियों की ज़्यादा तरफ जाती हुई हैं या बीजेपी की तरफ? तो मेरा असेसमेंट है कि इनकी प्रॉक्सिमिटी जो है वो बीजेपी की तरफ जाती हुई है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। क्योंकि अगर प्रतापगढ़ की बात करें तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत प्रतिकूल एक टिप्पणी कर दी थी, आपत्तिजनक टिप्पणी की थी कुंडा को लेकर। तो कहने का अभिप्राय यह है कि वो कहीं सपा उसको अपनी कह सकते हैं अपनी तरफ आते हुए नहीं ले सकती, या अन्य विपक्षी दल नहीं ले सकते। वही स्थिति आजमगढ़ और बनारस की भी है। मेरा मानना है कि देर सवेर इनकी प्रॉक्सिमिटी और अधिक बढ़ेगी। और जहाँ तक जैसे ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि 2024 की उनकी अच्छी तैयारी है, तो 2024 तक आते आते इन लोगों को भी अपने पक्ष में लामबंद करने में बीजेपी सफल हो सकती है। लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं रणनीतिक बदलाव की आवश्यकता प्रतीत होती है। यानी कि रणनीतिक बदलाव की जरूरत बीजेपी में भी है, लेकिन इन कंपैरिजन अगर बात करें समाजवादी पार्टी तो थोड़ा सा कम जरूरत है। मैं ब्रजेश जी आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से अब हम हारी हुई सीटों को लेकर भी मंथन करें, लेकिन इन बड़े राजनीतिक दलों के बीच अगर मैं बात जी आ रहा हूं, मैं ब्रजेश जी से एक सवाल का जवाब ले लूं कि प्रतापगढ़ की अगर मैं बात करूं तो राजा भैया का जलवा पूरी तरीके से कायम है। कहा जा सकता है कि राजा भैया को हराना ही नहीं, नामुमकिन भी है। इसके विषय में तीनों सीटों की मैं चर्चा करना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल सर। आप देखिए, बीजेपी ने वहां अरुण कांत यादव को टिकट दे दिया। अब उनके जो फादर हैं रमाकांत यादव, वो जो है फूलपुर पवई से विधानसभा चुनाव लड़े और रमाकांत यादव उनकी मदद कर रहे थे। तो आपके पिता भी विधानसभा में चले जाएं और आप विधान परिषद में बीजेपी से चले जाएं, तो ये वहां के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वीकार नहीं किया। इनके खिलाफ बगावत थी,
उनको यशवंत सिंह को निकाला गया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इनको हरवाया, बाकायदे एकजुट हुए। और आज अरुण कांत ने कहा है कि जहां बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख थे वहां ज्यादा मैं बुरी तरह हारा हूं। वास्तव में इनके खिलाफ ये था कि इनके पिता भी जीते, ये भी जीते। बीजेपी ने ये भी विचार नहीं किया कि उनके पिता चुनाव लड़े थे तो वो पहुंचे, और इस बार इनके बेटे को बीजेपी ने टिकट दिया, वो सपा से पहुंचे, ये बीजेपी से। अब देखिए, जहां बनारस का सवाल है, बनारस में जो है बीजेपी के वर्कर ही उनके साथ थे, जो अन्नपूर्णा निर्दलीय जीती हैं ब्रजेश सिंह जी, अन्नपूर्णा जी। तो ये लगातार चुनाव जीतते रहे जी। हाँ, अन्नपूर्णा जी, वो पहले चुलबुल सिंह जीतते थे उन्हीं परिवार के, फिर लगातार उनका परिवार जीतता रहा जी। अब आते हैं प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में वहां पर बीजेपी हारी नहीं, वहां राजा भैया जीते हैं, क्योंकि राजा भैया का प्रतापगढ़ में जबरदस्त प्रभाव है और वो गोपाल जी को जितवाने में सफल रहे। अच्छा, उनका अपना आधार मजबूत रहा है हमेशा। अब मैं तो आज से नहीं 1991 से देख रहा हूं, तो उस मजबूत आधार को उन्होंने बनाए रखा और बीजेपी के वर्कर उसको नहीं तोड़ पाए। जी, परविंदर जी, कुल मिलाकर के जिस तरीके से अब आपको एक नए सिरे से अब मंथन करने की वाकई में जरूरत है, और नफ्स जो है, जो इस तरीके से जब विकास को लेकर के बात की, ओपी सिंह जी ने भी साफ तौर पर कहा कि आपने जनता की नफ्स पकड़ी और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की भी नफ्स पकड़ी, और विकास को लेकर के जनता के बीच है, राष्ट्रवाद को लेकर के। अब आगामी किस तरीके से अब आप लोग आने वाले समय में चुनावों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे? देखिए आलोक जी, मैं ये बात कह चुका हूं कि हमें मंथन की जरूरत है और बहुत गहन मंथन की हमें जरूरत है कि हम लोग कहां कमजोर हैं। मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूं आपकी, लेकिन मैं आपसे साथ ही साथ ये कहना चाहता हूं कि आप विकास की बात करते हैं तो 18 लाख लैपटॉप अखिलेश जी की सरकार में बांटे गए, ब्लड टेस्ट जो थे सारे गरीबों के लिए फ्री किए गए, इतना शानदार जो है रोड बनाया गया आगरा से लेकर लखनऊ, और जो भी कन्या विद्याधन से लेकर तमाम ऐसी योजनाएं थी जो अखिलेश जी की सरकार में हुई थी। देखिए योगी जी ने सिर्फ, मैं आपको बताता हूं, नाम बदलने के अलावा और क्या किया मुझे बताइए। चाहे पुलिस को हाईटेक करने का मामला हो, वो किसकी सरकार में वो काम हुआ। नेगेटिव बात। देखिए आप सिर्फ जो है, बीजेपी एक चीज में एक्सपर्ट है, ये बात हमें आलोक जी माननी पड़ेगी। पहले तो ये लोग धर्म को बांटते थे, लेकिन अब ये लोग जातियों को भी बांटने लगे हैं। इसका सबसे जो ताजा उदाहरण है, मैं आपको लखीमपुर खीरी का देता हूं कि साहब पूरे वर्ल्ड ने देखा कि किस तरीके से किसानों को रौंदा गया, तो वहां 4 महीने में जो इनके गृह मंत्री थे उनके बेटे को जमानत मिल गई। तो वहां ये बुलडोजर क्यों नहीं चलता साहब? देखिए इनकी कथनी में और करने में बहुत फर्क है साहब। ठीक है, आज ये जीत गए, मैंने आपसे ये कहा कि लोकतंत्र के अंदर ये चलता रहता है कि चुनाव बड़े बड़े लोग हारे हैं। इंदिरा जी भी चुनाव हारी, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चुनाव हारे हैं, लेकिन जिस तरीके की राजनीति आज भाजपा कर रही है कि जो इनकी बात बोले वो तो राष्ट्रभक्त और जो इनके खिलाफ बोले वो देशद्रोही, ये कोई अच्छे साइंस हमारे देश के लिए नहीं है। जो इन लोगों ने प्रसक्षम जो लोगों के बीच में बना दिया है आलोक जी, ये अच्छी राजनीति के संकेत नहीं है। जिस तरीके से अच्छी राजनीति और खराब राजनीति की बात जिस तरीके से आप कर रहे हैं ना परविंदर जी, ओपी सिंह जी, उन्होंने तमाम सारे उदाहरण दिए, मैंने पूरा विपक्ष को मौका भी दिया, आपने भी सुना होगा। यहां पर उन्होंने पूरी तरीके से नकारात्मकता की बात की है, नकारात्मक राजनीति की बात की है। सुनिएगा ओपी सिंह जी, मेरा सवाल मैंने पूरा मौका दिया, वो उन्होंने कई उदाहरण भी दिए, लेकिन इसी नकारात्मक राजनीति को सुनिए का सवाल एक बार फिर से मैं कह रहा हूं ध्यान से कि इसी नकारात्मक राजनीति को जनता ने विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से नकार दिया, और तभी ये राष्ट्रवाद और हिंदुत्व और प्रशासन शासन ये पूरी सर चढ़ करके बोला है। ओपी सिंह जी, देखिए 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। नंबर 1, चुनाव जो जीतता है या पार्टी हारती है, कौन मंथन करता है कौन मंथन नहीं करता है, मंथन की बात तो मैं 20-30 साल से सुनता रहा हूं। कांग्रेस का भी मंथन सुनता हूं, 2019 से सुनता रहा,
लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव आने के बाद पूर्णकालिक अध्यक्ष इतनी बड़ी पार्टी आज तक दे नहीं पाई। कौन क्या मंथन करता मैं नहीं जानता, मैं अपनी पार्टी का जानता हूं। हम दो मंथन करते हैं। नंबर 1, जो हमें पूर्ण बहुमत मिली है, रिकॉर्ड तोड़ मिली है, ऐतिहासिक बहुमत मिली है, तो उसके पीछे हमारी चुनौतियां क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है, जनता की अपेक्षाएं क्या है, हम उसको कैसे जल्दी से जल्दी पूरा करें। इसलिए 10 मार्च को शपथ लेने के बाद 11 मार्च को हम अपने जन कल्याणकारी संकल्प पत्र के आधार पर हमने 100 दिन 6 महीने और 5 साल का रखा है एजेंडा, रोड मैप रखा है और मंत्रियों को अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। हवाई बात नहीं है, उनको 90 दिन के अंदर प्रेजेंटेशन देना है कि आप जनता के लिए क्या। अच्छा, यानी कि ओपी सिंह जी, आप लोग ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी 5G के हिसाब से चल रही है। और ये बात मैं इस बात से भी कह देता हूं, अभी देखिए हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव की बात करें, लेकिन वहां पर पहले तैयारियां शुरू हो गई हैं। देखिए आलोक जी, हाँ। चौका मार चुके हैं, 4 प्रदेश जीत चुके हैं, छक्का मारने की साल के अंत में तैयारी है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बनेगी, तब जाके छक्का लगेगा। अब आलोक जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जल्दी से अपनी बात रखिए जी, फाइनल कमेंट। जी हाँ जी, चलिए, चौके छक्के की बात चल रही परविंदर जी। देखिए जी आलोक जी, मजबूत सिंह साहब, मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है जब 100 झूठे इकट्ठे हों तो एक सच्चा टूट जाता है। ये अखिलेश जी को राय दीजिए, अखिलेश जी को राय दीजिए, पार्टी छोड़िए, परिवार संभालिए। आपका सिंह साहब, आपका बीपी हाई हो जाता है, पानी पीजिए। शिवपाल यादव, मैं फिर कहना चाहता हूं कि मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है जब 100 झूठे इकट्ठे हों तो एक सच्चा टूट जाता है। दूसरे को सीख दीजिएगा। अच्छा, मुझे लगता है सच झूठ का फैसला हम लोग इस डिबेट पे नहीं कर सकते। एपी तिवारी जी, कुल मिलाकर के थोड़ी सी चीजें मुझे लगता है जनता के ऊपर भी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जनता भी जनार्दन होती है। फाइनल कमेंट आपसे भी जी। देखिए, बीजेपी ने संकल्प पत्र में जिन बातों को संकल्पित किया है उसको पूरा करेगी। जैसा आपने कहा कि ये बात बड़ी अहम है कि संकल्प पत्र से हटकर भी कुछ जो तात्कालिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं कह सकते हैं स्थानीय तौर पर, उनका निदान करने के लिए भी ज़रूरत इस बात की है। और मुख्यमंत्री योगी ने इस दिशा में कार्य भी किया है कि अफसरशाही और नौकरशाही को भी चुस्त दुरुस्त करना होगा। आज ही उन्होंने निर्देश दिया है कि कार्यालयों में अधिकारी और कर्मचारी समय से पहुँचें और अपने जो दोपहर भोजन का समय होता है उसको कर्टेल करें। इसका मतलब है कि बीजेपी की पूरी तैयारी है, सरकार की पूरी तैयारी इस बात को लेकर है कि जवाबदेही, पारदर्शिता और मितव्ययिता के आधार पर एक बेहतर सुशासन प्रणाली को कायम किया जाए, जिससे जन आकांक्षाओं को अधिक बेहतर तरीके से पूरा किया जा सके। ब्रजेश जी, एक फाइनल कमेंट में आपसे भी, कुल मिलाकर के तैयारियों की लेकर के हम बात कर रहे हैं, रणनीति को लेकर के बात कर रहे हैं, आत्ममंथन की लेकर के बात कर रहे हैं। बीजेपी अब देखिए एक चुनाव खत्म होता है, अब अगले चुनाव में लग गई। अब अगला टारगेट गुजरात है, फिर हिमाचल प्रदेश है। साफ तौर पर कहा जा सकता है मुझे याद है हम लोग लिखते भी थे कि वो लोग बाकायदे क्षेत्रों में जाते थे, प्रधानों के यहाँ जाते थे, बीडीसी मेंबर के यहाँ जाते थे, पार्षदों के यहाँ जाते थे। ये लोग तो सपा के लोग जीते हुए लोग थे, तो क्या ये सोच रहे थे कि सत्ता जब आ जाएगी तो अपने आप जीत जाएंगे? तो ये धारणा गलत है। इसके लिए लड़ना पड़ेगा। आप शेरो शायरी से लड़ाई नहीं जीत सकते, आपको मैदान में उतरना होगा, आपको जाना होगा। अब बीजेपी गुजरात में पदयात्राएं शुरू कर रही है, ये हिमाचल प्रदेश में उसके कार्यक्रम शुरू हो गए हैं, ये वो जमीन में लड़ाई लड़ने लगे हैं। तो आपको एक साल पहले से ही लड़ना होगा, ऐसे नहीं कि चुनाव आए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने जनता की नब्ज को जरूर पकड़ा है अच्छे से। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए, हमसे बातचीत के लिए। ओपी सिंह जी आपका, परविंदर इशू जी आपका भी, एपी तिवारी जी आपका भी, और ब्रजेश शुक्ला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो विधान परिषद के चुनाव के नतीजे आए हैं। बीजेपी की जिस तरीके से जीत हुई है, समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुला है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज जनता और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने इस बात पर साफ तौर पर मोहर लगा दी है बीजेपी के राष्ट्रवाद और सुशासन पर। नमस्कार।